हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राजस्थान एग्जाम न्यूज़। और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं आरपीएससी स्टैटिकल ऑफिसर की जो कंप्लीट प्रोसेस है। और उसमें हम हर टाइप का जो आपका डाउट है वो हम क्लियर करेंगे। उसमें क्वालिफिकेशन क्या रहती है, आपका सिलेबस क्या रहता है, प्रीवियस ईयर कट ऑफ कैसी थी, पेपर पैटर्न क्या था, वो सारी चीज़ें हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए 2021 में जो वैकेंसीज आई थी वो आई थी 43 वैकेंसी है ना। टोटल जो नंबर ऑफ पोस्ट थी वो 43 थी। और यहाँ पे आपका दिख रहा है आपको एससी की, यूआर की, एमबीसी की, ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी की अलग अलग वैकेंसी दे रखी है। तो इसमें तो देखिए चेंजेस होता रहता है, तो ये कोई फिक्स नहीं है। अब की बार जो वैकेंसी है वो 37 की बोल रहे हैं, तो इसके लिए 37 वैकेंसी जानी है। और इतनी आती है क्योंकि एसओ एक बड़ी वैकेंसी है ना, उसमें आप डायरेक्ट अधिकारी पे जाते हो, तो उसमें ज़्यादा वैकेंसी होती भी नहीं है, क्योंकि कुछ तो एएसओ से भरी जाती है ना एसओ में करके, ठीक है। और एएसओ संगणक से ऊपर आ जाते हैं एएसओ वाले करके, है ना, ऊपर। वैसे अगर हम आगे बात करें चयन प्रक्रिया किस प्रकार की रहती है, तो चयन प्रक्रिया में देखिए, चयन प्रक्रिया का आप जैसे सिलेक्शन जो आपका 3 भाग में बांट सकते हैं आप इसको। सिलेक्शन में एक तो होता है आपका पेपर, ठीक है, एक होता है आपका इंटरव्यू, और एक होते हैं आपके मार्क्स जो एकेडमिक है, जैसे ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, ठीक है, उनके आधार पे, ठीक है, पीजी के मार्क्स के ऊपर आप मान सकते हैं। तो पेपर का 40% वेटेज है, और साक्षात्कार का 40% वेटेज है, और 20% वेटेज है इसका परीक्षा। और वो जो होती है वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपके पास रहते हैं, उनको आप सोल्व करके पेपर देते हो, ठीक है। आगे हम देखते हैं। तो ये मैंने प्रोसेस बता दी। अब हम बात करते हैं डिटेल सिलेबस की कि क्या सिलेबस रहता है इसका और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बेसिकली जो पार्ट है देखिए, स्टैटिस्टिक्स है, इकोनॉमिक्स है और मैथ है और राजस्थान जी के, ये 4 ही पार्ट रहते हैं। एसओ की जो तैयारी करता है वो एसओ की तैयारी कर सकता है आराम से। अगर आपका मैथमेटिक पोर्शन छोड़ना चाहो तो आप छोड़ सकते हो, वैसे आपके ऊपर रहता है। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है, मैक्सिमम मार्क 150 और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 150 रहता है। ढाई घंटे का पेपर होता है, सभी के इक्वल मार्क्स होते हैं। स्क्रीनिंग जो बाइलिंगुअल होती है आपकी इंग्लिश और हिंदी के अंदर, नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है इसमें, तो ये भी एक मेन रोल करता है फॉर आप ज़्यादा अटेम्प्ट ना कर पाओ। सिलेबस में पार्ट ए जो रहता है वो आपका जनरल नॉलेज का रहता है, 30 क्वेश्चन इसके आते हैं, ठीक है। 30 क्वेश्चन इसके आएंगे और 120 जो है वो सब्जेक्ट के हो जाएंगे। अब इसमें हिस्ट्री एंड कल्चर राजस्थान का आ जाता है। उसमें हम देखिए 2-3 चीज़ें हैं, उनको पॉइंट बना के आप समझ सकते हो कि हिस्टोरिकल राजस्थान में प्री एंड प्रोटो जो हिस्टोरिकल साइट्स है राजस्थान की, इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल सेंटर्स ऑफ अर्ली क्रिश्चियन एरा है, उसमें परमानेंट रूलर्स हो गए, राजपूत डायनेस्टीज हो गई, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो हिस्ट्री के अंदर आती है। जैसे यहाँ पे अलग से आपको दे रखा है, गोहिल वंश है, सिसोदिया वंश है, चौहान वंश है, राठौड़ है और कछवा वंश है। इनके ऊपर जो है आप कह सकते हो कि राजपूत काल में जो है आपके डायनेस्टीज जो थी उनके ऊपर आपको पूरा पढ़ना है, तो ये हिस्टोरिकल आ जाता है, इसमें सारे पॉइंट कवर हो जाते हैं। फिर आपकी मॉडर्न राजस्थान की बात कर लेते हैं कि एजेंट ऑफ सोशल अवेकिंग जो है वो ड्यूरिंग 19वीं 20वीं शताब्दी के अंदर रहे थे, तो ठीक है। पॉलिटिकल जो वेकिंग रोल है, न्यूज़पेपर है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट है, कहने का मतलब है ऑल ओवर राजस्थान आप कवर करके चल सकते हो। मॉडर्न हिस्ट्री प्लस आपकी जो है उससे पहले की जो हिस्ट्रीज है उनके अंदर डायनेस्टीज राजपूत काल आप पूरा पढ़ सकते हो, और मॉडर्न हिस्ट्री तो आपको पढ़नी है। फिर इसमें सोशल लाइफ ऑफ राजस्थान, फेयर फेस्टिवल हो गया, सोशल कस्टम्स ट्रेडिशन हो गए, ठीक है, ऑर्नामेंट्स हो गए, पर्सनैलिटीज ऑफ राजस्थान होगी। फिर इसमें आर्ट एंड कल्चर पूछ लेता है, आर्ट ऑफ राजस्थान, आर्ट जो सारे, यानी कहने का मतलब ऑल ओवर राजस्थान आप कवर करना है। राजस्थान जीके समझ सकते हो आप। राजस्थान जीके के अंदर सारे 3 पार्ट आ जाते हैं, देखिए, हिस्ट्री आ जाता है, ठीक है, ज्योग्राफी आ जाता है, और आपका क्या आ जाता है, आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। तो ये तीनों ही टॉपिक्स आपको कवर करके चलने हैं। जैसे रिलीजियस लाइफ पूछा हुआ है, यहाँ पे संस आ गए, है ना, फोक देवी देवताएं हैं, उनको आप पूछ सकते हैं। लैंग्वेज एंड लिटरेचर आपको पूछता है। तो ऑलमोस्ट सारी चीजें हैं जो राजस्थान के अंदर आती है, ये कंप्लीट ज्योग्राफी है, ठीक है। उसके बाद शुरू होता है पार्ट बी। ये आपको समझना अच्छे से, क्योंकि राजस्थान जीके तो राजस्थान जीके ही है, उसमें आपको कुछ ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर और थोड़ा बहुत जो है इकोनॉमी ऑफ राजस्थान पढ़ लिया तो हो गया, वो 19 से 30 क्वेश्चन आते हैं बस, ठीक है। लेकिन पार्ट बी आपको समझना जरूरी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पोर्शन बड़ा इनका ही है, 120 क्वेश्चन। तो पहले तो आप देखिए कि बेसिक जो अकाउंटिंग, बेसिक जो स्टैटिस्टिक्स है वो है, कलेक्शन हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, टेबुलेशन हो गया, ठीक है, ये डेटा को प्रेजेंट करना हो गया। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर मीन, मोड, मीडियन, हार्मोनिक, ज्योमेट्रिक और प्रॉपर्टीज, एप्लीकेशन, मेरिट एंड डिमेरिट सारी पूछी जाती है। ये सारी चीजें अभी तक इसमें आ जाती है, बेसिक आपकी स्टैटिस्टिक्स में आती है। फिर ये जो मेजर ऑफ डिस्पर्शन है, इसमें अंदर भी आपके जो टॉपिक्स हैं वो भी बेसिक की तरह ही है, रेंज, मीन, डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, देयर एप्लीकेशन, प्रॉपर्टीज, मेरिट, डिमेरिट्स। फिर इसमें एक छोटा सा पॉइंट जो है आपको थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना है, आपके मोमेंट्स है, रो मोमेंट है, सेंट्रल मोमेंट है और फैक्टोरियल मोमेंट्स है। फिर ये स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस आ गया, वेरियस मेजर ऑफ स्क्यूनेस, कुर्टोसिस, देयर प्रॉपर्टीज। फिर यहाँ से देखिए ये अलग से टॉपिक हो जाते हैं। यहाँ से देखिए ये आगे आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर इतने सारे टॉपिक्स आते हैं, मेजर ऑफ डिस्पर्शन के अंदर ये सारे टॉपिक्स आते हैं, सिंपल है। स्क्यूनेट्स एंड कुर्टोसिस के अंदर ये 2 टॉपिक साथ में आते हैं। फिर कोरिलेशन एंड रिग्रेशन साथ में आते हैं, काल पियर्सन का रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट है, मल्टीपल एंड पार्शियल को जो कोरिलेशन है 3 वेरिएबल के। फिर यहाँ पे रिग्रेशन से शुरू करते हैं, तो लीनियर रिग्रेशन है, फिटिंग रिग्रेशन है, कोफिशिएंट है, प्रॉपर्टीज है, एंगल बिटवीन टू लाइन ऑफ रिग्रेशन है। उसके बाद आता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में भी क्या है, क्लासिकल है, ज्योमेट्रिक है, प्रोचेज ऑफ प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, बायस थ्योरम है, रैंडम वेरिएबल है, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन विद एप्लीकेंट। तो ये अब यहाँ तक तो ये बेसिक है, प्रोबेबिलिटी का भी ये बेसिक है। यहाँ से आपका थोड़ा सा जो है डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होता है। 2 टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन आपको पढ़ने हैं, कंटीन्यूअस और डिस्क्रीट, ठीक है। उसमें यूनिफॉर्म है, पोजीशन एक्सपोनेंशियल है, रेक्टेंगुलर है, ज्योमेट्रिक है, हाइपर ज्योमेट्रिक है, पावर सीरीज डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रॉपर्टी एंड एप्लीकेशन इसके पढ़ने हैं। इसी तरह कंटीन्यूअस के अंदर भी नॉर्मल, यूनिफॉर्म, बीटा, गामा, एक्सपोनेंशियल जो है, इनके ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होता है। इनकी प्रॉपर्टी और एप्लीकेशन पूछता है, और तो ठीक है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम भी है इसके अंदर। तो ये भी आपके होता, तो मतलब इसकी थोड़ी थ्योरेटिकल प्लस आपको एप्लीकेशन थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है, थोड़ा सा डीप में जाके।
फिर इसके बाद सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आता है, तो यहाँ पे काई स्क्वायर है, टी एंड एफ डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, सेंट्रल एंड नॉन सेंट्रल प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन। यहाँ तक ये सिंपल है, ये भी आपको एएसओ के अंदर देखने को मिल जाता है, लेकिन मल्टीवेरिएट जो एनालिसिस है वो आपका थोड़ा सा अलग जाता है। मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, होटलिंग है, T2 है, ठीक है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। विसार्ड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है प्रॉपर्टीज बीच में पूछ लेता है। तो कहने का मतलब है डिटेल सिलेबस है, एसओ के अंदर आपको एसओ से थोड़ा सा 2 कदम आगे चलना पड़ेगा, तब आपको जाके ये समझ में आएगा। थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन है, ये थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन है, ये तो आपके एसओ के अंदर भी लगता है, अगर कोई पढ़ाता है तो पढ़ाता, नहीं पढ़ाता तो नहीं पढ़ाता। पॉइंट एंड इंटरवल एस्टिमेशन है, प्रॉपर्टीज ऑफ एस्टिमेटर है, मेथड ऑफ एस्टिमेशन है, लीस्ट स्क्वायर है, मैक्सिमम लाइक्हुड है, एस्टिमेटर्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, क्रामर राव है, इनइक्वालिटी है, ब्लैकवेल थ्योरम है, कॉन्फिडेंस इंटरवल्स एंड लिमिट्स फॉर लार्ज सैंपल। तो ये सारी चीजें भी आपको पढ़नी होती है। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, ये आपका एसओ के अंदर पड़ता है, लेकिन आपके जो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है वो आपको नहीं पढ़ाते, साइन मीडियन एंड ये सारे जो टेस्ट हैं, ठीक है, मान विटनी है, विलक्सन है, ये यू टेस्ट है, ये नहीं पढ़ाते। हाँ, लेकिन एसओ के अंदर आप कॉन्सेप्ट ऑफ हाइपोथेसिस, टाइप्स ऑफ एरर इन टेस्टिंग, क्रिटिकल रीजन, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, नियमन परेशान लेमा एंड ये टू टेल्ड टेस्ट बेस्ड ऑन स्मॉल लार्ज सैंपल्स लाइक रेशियो टेस्ट, ये सारी चीजें आप एसओ के अंदर भी पढ़ते हो। कहने का मतलब है, देखिए एसओ यहाँ पे आप शुरू करें, जैसे यहाँ से शुरू करते हैं हम, देखिए 1 मिनट, ये आपका संगणक और एसओ दोनों में पूछा जाता है, ये एसओ संगणक दोनों में पूछा जाता है, ये एसओ संगणक दोनों में पूछा जाता है। क्यूनेस पूछा जाता है संगणक में, कुर्टोसिस और ये दोनों मिला के एसओ में पूछा जाता है। फिर आप देखोगे कोरिलेशन रिग्रेशन एसओ संगणक दोनों में पूछा जाता है। प्रोबेबिलिटी जो है एसओ के अंदर पूछी जा सकती है थोड़ी बहुत, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन सारे एसओ के अंदर कुछ डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन नहीं पूछा जाता ज्यादा, एसओ के अंदर पूछा जाता है। सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एसओ के अंदर पूछा जाता है, मल्टीवेरिएट आपका सिर्फ एसओ के अंदर आता है। थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन एसओ के अंदर आता है, लेकिन टाइपिंग टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस एसओ के अंदर आता है, एसओ के अंदर आता है, लेकिन नॉन पैरामीट्रिक जो है ये एसओ के अंदर ही आएगा, ठीक है। डिजाइन ऑफ सैंपल सर्वे ये सभी में आता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सैंपलिंग यूनिट है, इसमें देखिए बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपको पता होनी चाहिए, जैसे यूनिट किसे कहते हैं, फ्रेम किसे कहते हैं, फ्रैक्शन कैसे बनती है, विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट, पॉपुलेशन पैरामीटर एंड सैंपल एस्टिमेटर, एफिशिएंसी, एक्यूरेसी एंड, ठीक है, सैंपलिंग एंड नॉन सैंपलिंग एरर्स। तो सिंपल से ही एक साथ दे रखा है, तो थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। जैसे यहाँ से आप एक को तोड़ोगे, यूनिट है, फ्रेम है, फ्रैक्शन है, विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट है, पॉपुलेशन पैरामीटर है, सैंपल एस्टिमेटर है, एफिशिएंसी, एक्यूरेसी है, ठीक है, और सैंपलिंग एंड नॉन सैंपलिंग एरर है, सैंपल रैंडम सैंपलिंग है, प्रोबेबिलिटी, प्रोपोर्शन ऑफ साइज एंड रिप्लेसमेंट है। इनके सारे के जो होते हैं लगभग फॉर्मूले बेस्ड है। सैंपलिंग विद वेरिंग प्रोबेबिलिटी एंड विदाउट रिप्लेसमेंट, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती है, ठीक है। तो इसमें कोई भी ऐसा नहीं है, मल्टी स्टेज आ गया रेशियो, ये नॉर्मल टॉपिक है। उसके बाद डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, ये थोड़ा सा हटके आ जाता है, ये आपको सिर्फ एसओ के अंदर ही मिलेगा। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस फॉर 1 वे एंड 2 वे क्लासिफाइड डेटा, प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन, कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिजाइन है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको एसओ के अंदर ही मिलेगा, ये पॉइंट जो डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स है। टाइम सीरीज एनालिसिस, कंपोनेंट मेजरमेंट ऑफ ट्रेंड्स, ये आपको टाइम सीरीज आपको एसओ के अंदर मिल जाती है, ये आप आराम से पढ़ सकते हो। इंडेक्स नंबर भी एसओ एसओ संगणक दोनों में पूछी जाती है, और इतना हैवी टॉपिक भी नहीं है, पर अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं इंडेक्स नंबर से, ठीक है। साइक्लिक एंड इरेगुलर जो है, टाइम सीरीज भी आसान है, टाइम सीरीज एसओ के अंदर आपने पढ़ी होगी, बहुत आसान है। इंडेक्स नंबर की बात करें, यूजेज, टाइप्स एंड लिमिटेशन ऑफ इंडेक्स नंबर, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, सिंपल एंड वेटेड जो एग्रीगेट मेथड है, सिंपल एंड वेटेड जो आपका एवरेज प्राइस रिलेटिव है, चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर है, बेस शिफ्टिंग है, ठीक है। ये सारी चीजें बहुत आसान है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर है, ये सो जिन्होंने किया होगा उनको पता भी होगा, ये पूरा का पूरा जो आपका पोर्शन आता है। वाइटल स्टैटिस्टिक्स और स्टैटिस्टिकल जो ऑर्गेनाइजेशन इंडिया है, ये दोनों में पूछे जाते हैं, संगणक और एसओ के अंदर भी। सीएसओ ज्ञान, एसएसओ ज्ञान, नेशनल इनकम स्टैटिस्टिक्स, पॉपुलेशन सेंसस, एग्रीकल्चर सेंसस, लाइफ स्टॉक सेंसस, ये सारी चीजें, यानी इकोनॉमी ऑफ राजस्थान के अंदर आपको डेटा मिल जाएगा, उसी डेटा से 1-2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, या फिर इन जो संगठन है इनके जो स्थापना है या फिर इनका काम पूछ लेता है। वाइटल स्टैटिस्टिक्स के अंदर आपका जो है लगभग तो डेटा ही है, मेजर ऑफ मोर्टालिटी है, लो ऑफ मोर्टालिटी है, फिटिंग ऑफ मेक हम्स लो है, फर्टालिटी रेट्स है, लाइफ टेबल्स है, तो ये सारी चीजें क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ है, ये डेटा बेस्ड है। तो इनमें आपको डेटा याद करना पड़ता है जो पुराना आपके पास होगा, है ना, या फिर न्यू रिलीज हो गया है तो फिर उसका डेटा आप याद कर लो कि कैसे मात्र मृत्यु दर कितनी है, जन्म दर कितनी है, वो सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती है। फिर उसके बाद शुरू होता है इकोनॉमिक्स। पहला पार्ट हमने स्टैटिस्टिक्स के रूप में देखा, फिर हम दूसरा पार्ट देते हैं इकोनॉमिक्स। बेसिक इकोनॉमिक्स पूछी जाती है, ज्यादा हार्ड नहीं पूछा जाता। कंज्यूमर बिहेवियर पूछा गया, फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कंज्यूमर बिहेवियर है, कार्डिनल ऑर्डिनल अप्रोच हो गया, कॉन्सेप्ट इलास्टिसिटी हो गया, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम हो गया, प्राइस डिटरमिनेशन इन परफेक्ट कंपटीशन हो गया, मोनोपोली हो गया, मोनोप्लास्टिक हो गया, कंपटीशन हो गया। तो ये सारे एसओ और संगणक दोनों तीनों में पढ़ने पड़ेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम, मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट फंक्शन, मनी सप्लाई, हाई पावर्ड मनी एंड मल्टीपल, थोड़े बहुत एडवांस टॉपिक है, बाकी दोनों के अंदर, तीनों के अंदर ही पढ़ते हैं। पब्लिक फाइनेंस है, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन ऑर्गेनाइज सोसाइटी, प्राइवेट गुड्स, पब्लिक गुड्स, मेरिट गुड्स, मार्केट फेलियर, बजटरी डिफिसिट, जीएसटी, फिजिकल सेक्टर रिफॉर्म्स। फिर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स आ जाती है, मीनिंग एंड कंपोनेंट ऑफ बैलेंस पेमेंट्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फैक्टर अफेक्टिंग, तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी होती है। इंडियन इकोनॉमी भी है, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स है, क्या क्या पॉलिसी सरकार की आई है, गवर्नमेंट स्कीम, अनएम्प्लॉयड एंड पुअर्टी आपकी एलिवेशन। तो इसमें लगभग जो है आपको देखिए, इसका यही है कि राजस्थान इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी पढ़ दो, सारी चीजें लगभग कवर हो जाती है। और ये जो 2 टॉपिक है ये आपको इकोनॉमिक्स की बुक से पढ़ने पड़ेंगे, या तो आप 11th-12th की बुक पढ़ दो, इसमें भी अप्रोचेस ठीक लगती है और आपको समझ में आता है ना। फिर उसके बाद शुरू हो जाती है आपकी मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में इतने ही चैप्टर हैं, एक तो अलजेब्रा है, फिर कैलकस लिमिट्स है, डिफरेंशियल इक्वेशंस है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, और जो आपके स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन है। तो 3 पार्ट में सिलेबस आपके बंट गया। ये कंप्यूटर का पार्ट है, फंडामेंटल आईटी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, बेसिक नॉलेज चाहिए, वर्ड प्रोसेसिंग, सॉफ्टवेयर फॉर्मेटिंग, अलाइनमेंट, ग्राफ्स। एक बार आपको इसमें कंप्यूटर में क्या करना होता है, एक बार आप थ्योरी पढ़ लो, ठीक है, प्लस उसका रिवीजन कर लो,
फिर उसके पास जितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं पीछे वो लगा लो, बस इतना इनफ होता है। चाहे आईटी एंड कंप्यूटर कहीं से पूछाओ, क्योंकि या तो पूछेगा तो इनमें से आ जाएगा, अगर इतना मुश्किल पूछेगा तो फिर वो किसी एग्जाम में नहीं आया होगा, तो किसी का लगभग सही भी नहीं होगा ना, तो क्या भले ही लगा सकते हो उसमें। तो ये था उसका, ठीक है। अगर हम कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ जो है इन्होंने कभी भी नहीं निकाली है कट ऑफ, प्रीलिम्स ये जो आता है पेपर उसकी कट ऑफ नहीं निकलती, बिकॉज सीधी लिस्ट आती है और लिस्ट के आधार पर जो है आपको स्टूडेंट का इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है फिर, ठीक है। और इंटरव्यू में आपको पता है कुछ मार्क्स जो है मिनिमम देने ही होते हैं, तो उसमें फेल नहीं होते, बट आपका स्कोर ऊपर नीचे हो सकता है, तो उसमें भी मेन रोल होता है। फिर आपका 20% जो है आपका गर्मी से चलेगा। और हम क्या बात कर सकते हैं इसमें, क्वालिफिकेशन की बात नहीं की हमने। देखिए क्वालिफिकेशन मैं बता देता हूँ, अगर यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। देखिए क्वालिफिकेशन के लिए, क्वालिफिकेशन के लिए आपके पास स्टैटिस्टिक्स होना जरूरी है, पहली चीज़ तो यही है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स होना जरूरी है। एक मिनट रुकिए, मैं इसको कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ स्लाइड को। हम क्वालिफिकेशन की बात कर रहे थे, देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट आराम से पढ़िए, एटलीस्ट सेकंड क्लास मास्टर्स डिग्री इन इकोनॉमिक्स। पहली चीज़ तो आपकी जो है कोई भी डिग्री हुई है, जैसे मास्टर की है, एमए इकोनॉमिक्स हो या फिर ठीक है, तो एमए के अंदर रहा हो या फिर एमकॉम के अंदर इकोनॉमिक्स रहा हो। फिर एटलीस्ट सेकंड क्लास मास्टर डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स आ गया। एटलीस्ट सेकंड क्लास मास्टर डिग्री इन मैथमेटिक्स विद पेपर इन स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट रहा हो मास्टर जो आपने किया है। एटलीस्ट सेकंड क्लास मास्टर डिग्री इन कॉमर्स विद स्टैटिस्टिक्स, आपने अगर स्टैटिस्टिक्स रहा है, आपने कॉमर्स से एमकॉम किया हुआ है, तो एटलीस्ट सेकंड क्लास एमएससी एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम यून, ठीक है, तो ये आपके एमएससी एग्रीकल्चर हो स्टैटिस्टिक्स के साथ। और आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर का, आपको पता है आरसीआईटी सबने कर रखा है। तीसरी बात, दूसरी बात ये एक्सपीरियंस होना चाहिए हैंडलिंग ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स एटलीस्ट 1 ईयर इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है, या तो आपका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होना, या फिर आपका कॉमर्शियल कोई भी इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूशन है, उसके अंदर आपका क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 साल का। अब एक्सपीरियंस तो मांगा गया है, लेकिन एक्सपीरियंस से जो है जिनको एक्सपीरियंस की नहीं जरूरत है वो क्या है, देखिए नीड नॉट पोसेसेस इन द एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस किनको चाहिए, एक तो SC ST के जो स्टूडेंट है, SC और ST के स्टूडेंट है उनको नहीं चाहिए। दूसरी बात, जो फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री है, जिनके पास जैसे मान लीजिए एमए एमकॉम, ठीक है, एमएससी जो फर्स्ट डिवीजन से है उनको, और साथ में जो इन्होंने PhD कर रखी है सब्जेक्ट से, जिस सब्जेक्ट से, तो फिर उनको भी जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट क्लास और फर्स्ट डिवीजन, और दूसरा आपका क्या है PhD वालों को। ये बोला गया हैविंग अंडरगॉन सक्सेसफुल 2 ईयर ट्रेनिंग इन स्टैटिस्टिक्स, आपने 2 ईयर जो है स्टैटिस्टिक्स जो इंस्टीट्यूट है या फिर यूनिवर्सिटी उसमें आपने प्रैक्टिस करी है, या फिर आपका 1 ईयर का जो है डिप्लोमा है इंस्टीट्यूट हैविंग स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स एज ए ऑप्शनल पेपर में, आपका कोई भी 1 ईयर का डिप्लोमा कर रखा है तो उसको भी जरूरत नहीं है, और ST ST वालों को जरूरत नहीं है, ठीक है। और आपको जो भी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करनी है वो आपकी पूरी होनी चाहिए साक्षात्कार के, साक्षात्कार जब होगा आपका इंटरव्यू जब होगा उससे पहले आपके पास ये योग्यता होनी चाहिए। और एज का कोई इश्यू नहीं है, 21 से 40 है। और मैट्रिक्स लेवल जो है L12 उसका जो है ग्रेड पे आपका 4800 है, तो ये बहुत बड़ी वैकेंसी है, कहने का मतलब 4800 ग्रेड पे सीधा डायरेक्ट बहुत मुश्किल से मिलता है, तो इसकी वैकेंसीज भी कम आती है और अच्छा खासा सिलेबस है। लेकिन वही बात है ना, हाँ मैं कट ऑफ की बात करूँ तो इन्होंने कट ऑफ लिस्ट जारी करी है सीधी, कट ऑफ अभी तक जारी नहीं किया, लेकिन एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट है ASO उनकी जारी होती है, तो उनमें लगभग जो है आप ये मान के चलिए 50% मार्क्स ही आते हैं, तो इसमें आपको 150 का देते हैं पेपर, तो 150 के अंदर आपको लगभग जो है 75 मार्क्स तो लेके ही आने चाहिए, ये अच्छा स्कोर है। और ज़्यादा हो सकता है 90 तक आप जा सकते हो, ये मैक्सिमम हो जाता है फिर, ठीक है। तो उस हिसाब से आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हो, योग्यता को आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा, ठीक है। तो ये सारी डिटेल प्रोसेस है इसकी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।